एवरीबॉडी, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में सेंटेंस के बारे में जाना होगा, अब हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सेंटेंस में अफर्मेटिव तक पढ़ा था, असर्टिव हमारे क्लियर हुए थे। अब हमारे लिए इंटरोगेटिव्स को डील करना था। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि आपने देखा होगा कि वो वीडियो लास्ट तक चलते चलते फिर मैंने बोला होगा कि हम आते हैं इंटरोगेटिव को डिस्कस करते हैं। उसका रीजन ये था कि इन जनरल उसकी जो लेंथ थी वो 30 मिनट हो गई थी। मैं यूट्यूब पे अभी आपको थोड़ा सा अपने लिए एडिक्टेड कर रहा हूँ, एडिक्टेड करने का रॉन्गली नहीं, अच्छे वे में मतलब क्या कि धीरे धीरे आपको आदत बन जाए, धीरे धीरे मेरी आदत बन जाए। आप मेरी वीडियो 30 मिनट की ना होकर 40-50 मिनट की भी वीडियो देखने के लिए एडिक्टेड हो जाए, आदत हो जाए, एक साथ जुड़ने की आदत हो जाए, आप साथ बने रहे। यही रीजन है कि मैं अभी छोटी वीडियो की जो लेंथ है उसको मैं अभी छोटा रख रहा हूँ। ठीक है सर, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप अपनी मैथ की क्लासेस भी ले रहे होंगे, आपके चेतन सर लगातार यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो जरूर उनको भी जाकर विजिट कीजिए। ठीक है, और साथ बने रहिए। हम इंग्लिश भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, छोटी सी छोटी डिटेल को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आए, हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। संजय इज डूइंग हिज वर्क, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये हमारे लिए कौन सा सेंटेंस है सर? ये आपके लिए सेंटेंस है असर्टिव का अफर्मेटिव। कौन सा है? असर्टिव का अफर्मेटिव। यहाँ पर आ जाए यस या नो क्वेश्चन जो हो गए आपके, वो किस तरीके से बनेंगे? इज संजय डूइंग हिज वर्क, यहाँ पर क्या होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगा या सब्जेक्ट होगा, ये आपकी मेन वर्ब होगी, या आपके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर यह स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है सर? यहाँ पर ये काम कैसे करेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुटर सोन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये काम कैसे करेगा सर? इस तरीके से, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम इनके क्या बनाते हैं, क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं। हमें इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाना है। ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव था। हमारे लिए इसका इंटरोगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिख देंगे। इज संजय डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पर देखें, लेकिन हम आपको पता होगा पास्ट और प्रेजेंट में, पास्ट और प्रेजेंट सिंपल में, जैसे यहाँ पर तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिखी हुई थी। टेंस अगर आपने पढ़े हो तो आपको पता होगा पास्ट और प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब भी अकेली होती है। क्या होती है? मेन वर्ब भी ऑलरेडी क्या होती है, गिवन होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं होती है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे सर? हमेशा याद रखना, पास्ट में और प्रेजेंट सिंपल में। तो सर प्रेजेंट सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं क्या, डू और डज। डू हम डज यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। कैसे? ऐसे प्रोनाउन जो क्या हो, थर्ड पर्सन हो और क्या हो, सिंगुलर हो, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, डज। और आपको पता होगा कि हम पास्ट में जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डिड। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में। तो इतनी बात थोड़ी सी ध्यान रखना, इनमें हम हेल्पिंग वर्ब ये यूज करते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस वाला फॉर्म, या फिर यहाँ पर हम यूज करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज नहीं करते हैं अगर ये कौन सा स्टेटमेंट हो, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। अगर नेगेटिव बनाने पड़ेंगे तो आपको यही हेल्पिंग वर्ब आप वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इन चीजों को हम टेंस में और अच्छे से क्लियर करेंगे। इतना बेसिक तो आपको आता होगा, आपके टीचर्स ने स्कूल में कहीं ना कहीं आपने ये चीजें तो सीखी ली होंगी कि पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, हेल्पिंग में हम डिड लिखते हैं, और प्रेजेंट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा होता है उसमें हम डू या डज एज अ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अदरवाइज हम वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर सर? यहाँ आइए हम देखें, हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। ये हम क्या लगा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हम क्या लिए, हेल्पिंग वर्ब। अब एक बेसिक बात और याद रखना, जो डू की डिफरेंट फॉर्म होती है, जो डू की डिफरेंट फॉर्म होती है, जैसे डू, डज, डिड,
और साथ में क्या सर, मॉडल। साथ में क्या, मॉडल। इनकी थोड़ी सी खासियत होती है, इनके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म या मतलब फर्स्ट फॉर्म आता है। इनके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। ऐसे एस वाला फॉर्म नहीं, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगा। डू वर्ब हो गई, डज वर्ब हो गई, डिड वर्ब हो गई और मॉडल हो गई। अगर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो, अगर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो यह कंडीशन रहेगी। इनके साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऐसे एस नहीं वर्ब में, ठीक है। यहां देखें हम, तो इसके बाद हम यहाँ पर डज नहीं लिखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पर डज नहीं लिखेंगे। हियर हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। डेली भी हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। कम हमारे लिए वर्ब हो जाएगी। ये हमने इस सेंटेंस का बनाया, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या बोल रही, डिड। हियर एडवर्ब हो जाएगा। स्टडी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इतनी बात समझ में आई हो। तो अब हम आते हैं हमारे यस या नो क्वेश्चंस में। कहाँ आते हैं, यस या नो क्वेश्चन में। तो यस या नो क्वेश्चन होगा। अब हमारा सेकंड टर्म आता है क्या, वर्ड्स क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन सर, जो जिनके आंसर क्या हो, वर्ड हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, इनमें हमें WH फैमिली वर्ड के को यूज करना पड़ेगा। और WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, व्हाट, व्हिच और हूं। बट ये और हाउ, बट ये भी कैटेगराइज्ड हैं। ये भी कैसे हैं सर, कैटेगराइज्ड है। इनको भी आपको कैटेगराइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत सारे कंफ्यूजन बने रहेंगे। यहां पर देखें, जैसे हु, हुम। हु और हुम क्या होते हैं सर, आपके लिए प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं सर, हु और हुम क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। व्हाट और विच प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव होते हैं। व्हाट और विच क्या होते हैं, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव होते हैं। जो हुज होता है, जो पोजीशन बताता है, हुज हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन। ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और बाकी जो रिमेनिंग के बच्चे वो क्या होते हैं, हमारे लिए एडवर्ब्स होते हैं। वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो उनके रिप्लाई भी वो खुद ही खुद क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं अपने आप में। क्या होते हैं वो, एडवर्ब होते हैं। जैसे हु और हुम ये अपने आप में क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। व्हाट और विच ये प्रोनाउन भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। और हुज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और बाकी जो रिमेनिंग बचे हमारे लिए रादर देन दीज, वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। क्लियर सर, इतनी बात समझ में आ गई हो आपको। इनका कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी से मतलब वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। जैसे व्हाट इज संजय डूइंग, मेरा एक आंसर है, मेरा एक क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज संजय डूइंग, संजय क्या कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपके लिए, संजय। इज क्या है आपके लिए, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट क्या है आपके लिए, डूइंग क्या होगी आपके लिए, मेन वर्ब। और व्हाट क्या होगा आपके लिए, ऑब्जेक्ट। व्हाट क्या होगा आपके लिए, ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट है तो व्हाट जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा, या तो प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन होगा तो फिर वो क्या होगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर देखें, डूइंग हमारे लिए क्या है, वर्ब। इज हमारे लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हु हमारे लिए क्या होगा, हिज वर्ब। क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑलरेडी है। और हु वैसे भी, हु हम यूज करते हैं कहाँ, सब्जेक्ट पर। हुम हम यूज करते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी जब हम नाउन पढ़ेंगे या प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उनमें इन सारी चीजों को, जो अभी हमारा नेक्स्ट मतलब 2 या 3 वीडियो के बाद जैसे ही मेरा प्रोनाउन वाला पार्ट आएगा, वो आपके लिए इन चीजों को और क्लियर कर देगा। ठीक है, अगर डाउट रहता है तो वीडियो को बार बार देखिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसको कंसाइज करूं, कहीं पर भी ऐसी कोई भी चीज ना बचे जो आपको कंफ्यूजन के लिए छोड़ दे। तो हु हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। हु हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। हु हमारे लिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। हु इज डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, संजय। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर, संजय। अभी इन्हीं चीजों को हमें और क्लियर करना है। मैं आता हूँ कुछ नए एग्जांपल्स के साथ, हम उनको डिस्कस करेंगे साथ में। अभी मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हैं, इनको पढ़कर बताइए क्या ये सही है या गलत है। जल्दी से, सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं।
ब्रेक कर लें, चलिए आ जाते हैं। ये क्या है, वर्ब, ये क्या यूज किया आपने, हेल्पिंग वर्ब। डेली क्या होगा, एडवर्ब। हियर क्या होगा, एडवर्ब। हु क्या होगा हमारे लिए, अब यहाँ जानना ये जरूरी है। तो हु हमारे लिए क्या होगा, प्रोनाउन है, जो कि रिप्लेसमेंट है किसका, एक नाउन का, तो वो क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हो सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, हो सकते हैं। तो क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम देखें, स्टॉप हमारे लिए क्या है, वर्ब है। डिड हमारे लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हियर हमारे लिए क्या है, एडवर्ब है। लास्ट नाइट हमारे लिए क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना, सॉरी। तो व्हाट हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट। व्हाट हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो व्हाट यहाँ पर हमारे लिए सब्जेक्ट है, हु यहाँ पर हमारे लिए सब्जेक्ट है। एक थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, बस थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट में ऐसे लिखूं कि सी डज कम हेयर डेली, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, सेम है। सी डज कम हेयर डेली, यह स्टेटमेंट मैंने लिखा, सी डज कम हेयर डेली। क्या ये सही लिखा है, क्या यह सही लिखा है या नहीं? तो आपका आंसर होगा सर इस हेल्पिंग वर्ब की तो हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम इस वर्ब में ही एस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दें, कम्स कर दें, तो आपको यहाँ पर डज लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। तो हम इन चीजों को कब यूज करते हैं, जब हमें क्या करना हो, इंटेरोगेशन करना हो, क्या करना हो, इंटेरोगेट करना हो, या फिर क्या करना हो आपको, निगेट करना हो, क्या करना हो, नेगेटिव बनाना हो, तभी हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज लेते हैं। किन हेल्पिंग वर्ब का, डू की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि हम पास्ट इंडेफिनाइट में और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज करते हैं। हम उनको कब यूज करते हैं, जब हमारे लिए या तो इंटरोगेटिव बनाने हो या तो नेगेटिव बनाने हो। यहाँ पर तो हमने नेगेटिव, यहाँ पर तो हमने इंटरोगेटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं बनाया, तो हम फिर क्यों यूज करें, हम नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे मैं बोल दूं अ कार, मैंने क्या बोल दिया, अ कार डिड स्टॉप हेयर लास्ट नाइट। मैंने क्या बोल दिया, अ कार स्टॉप्ड हियर लास्ट नाइट। मैंने क्या बोला, कार स्टॉप्ड हियर लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सब्जेक्ट कार है, या वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब है। अगेन वही वाली बात, जब हम इसका सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं तो हम फिर हेल्पिंग वर्ब क्यों लिख रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, इसको ना लिख के हम क्या लिख देंगे, स्टॉप्ड। क्या लिख देंगे, स्टॉप्ड। आप ऐसा करेंगे, यह आपका सही हो जाएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, क्या सारे के सारे WS फैमिली वर्ड, अगर आपके जो WS फैमिली वर्ड हैं, अगर वही क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है, वही क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है। आपका इन जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, WS फैमिली वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, और क्वेश्चन मार्क। कुछ और वर्ड भी हो सकते हैं और क्वेश्चन मार्क, यही फॉर्मूला होता है। मैं बात करूं, WS फैमिली वर्ड प्रोनाउन हो सकते कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। अगर वो प्रोनाउन हो सकते हैं तो सब्जेक्ट हो सकते कि नहीं हो सकते, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अगर वो प्रोनाउन हो गए तो वो सब्जेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बेसिक सी बात है, वो सब्जेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें, अगर यह कंडीशन है, इस तरीके का हमारे लिए बुक्स में फॉर्मूला लिखा मिलता है। लेकिन यह बताओ, अगर तुम्हारे WS फैमिली वर्ड ही क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, लो हो गया लोचा। अब WS फैमिली वर्ड ही तुम्हारे क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, बेसिक सी बात है, बन सकते हैं। हु हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, तो सब्जेक्ट बन सकते हैं। हुम नहीं बन पाएगा, हुम नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, कि हुम क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, हुम नहीं बन पाएगा कभी। लेकिन हु, व्हाट, विच, अगर यह आपके सब्जेक्ट बन जाए तो थोड़े से केयरफुल रहना। किन में, किन सेंटेंसेस में, पास्ट इंडेफिनिट में
और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। फिर आपको या इन हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख लेना, सीधी सीधी सी बात है, यहां पर आप क्या लिख लेना, इसको हटाकर क्या लिख लेना, कम्स, और यहां पर इसको हटाकर क्या लिख देना, स्टॉप्ड। बात आ रही समझ में या नहीं? आपको आ गई होगी बात समझ में। तो यह थी हमारी एक बेसिक सी बात जो आपको समझ में आ गई हो। अगर हमारे WS फैमिली वर्ड क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो फिर हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब की इन सेंटेंसेस में, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनकी जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव में नेगेटिव का यूज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी नेगेशन का यूज होता है, नेगेशन और अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज होता है। हम उस यूज को समझते हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा सा सीखने के लायक भी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि टीचर्स डिस्कस नहीं करते हैं। हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल का मतलब है हम पूरा फंडामेंटल पढ़ेंगे, एक छोटी से छोटी भी माइन्यूट डिटेल हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए आते हैं, मैं अभी इस फ्रेंड से जाता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। क्लियर? चलिए यहां आते हैं, ये हमारे लिए लिखा है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यह जो इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है इसको हम नेगेट दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसको नेगेट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, हम क्या लिखें, सब्जेक्ट लिखें। हम क्या लिखें, सब्जेक्ट, उसके आगे हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हम वर्ब के आगे किसका यूज कर लें, नेगेटिव वर्ड का यूज कर लें। तो ये हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव वर्ड यूज हो गया। हियर हमारे लिए क्या होता है, एडवर्ब, डेली क्या होगा हमारे लिए, एडवर्ब। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है, हम क्या करें, ये हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गई वर्ब, ये हमारे लिए क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब। जो हम नेगेटिव फॉर्म है उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। हम उसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब उसको हम कंप्रेस्ड करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये जो डजंट लिखा है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी, डज नॉट की। किसकी फॉर्म है, डज नॉट की। डज अलग है, नॉट अलग है। तो यहाँ पर देखिए यह हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम और इजी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके में क्या करना, आप इसको पूरे के पूरे को हेल्पिंग वर्ब के आगे लिखना, सॉरी सब्जेक्ट के आगे लिखना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लिखना, क्योंकि ये जो नेगेटिव वर्ड है ये नेगेट वर्ब को करता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो ये यहाँ पर अगर नेगेट करेगा तो इसको हमेशा वर्ब के पास लिखना। लेकिन यह क्या है, यह एक सिंगल यूनिट है, और सिंगल यूनिट है तो उसको अलग नहीं कर पाते, आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, तो इसको इसके साथ ही लिखना है। तो यही सारे कुछ टर्म है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, एक ग्रामर का टॉपिक होता है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एसआई में, एमपी के और भी एग्जाम में, एसएससी, सीडीएस, सीपीओ, एनडीए, इन सब में पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बेसिक बात, जो एम नॉट होता है ना, आई एम नॉट, इसका नेगेटिव ऐसे नहीं बनता। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या करता है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता ही नहीं है। आप एम नॉट का एमंट नहीं बना पाएंगे। यह हमेशा क्या होगा सर, गलत होगा। यह पूरी बात क्या होगी, गलत होगी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन टैग पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि आई एम नॉट, ये एमंट नहीं बनता, उसके लिए हम आरएंट यूज करते हैं, जो कि हम क्वेश्चन टैग में पढ़ेंगे। क्यों होता है ये सारी रीजन भी हम वहीं डिस्कस करेंगे। बस आप याद रखना कि इसका नेगेटिव हम इस नॉट को ऐसे नहीं लिख पाएंगे। बाकी इन सब में आप देख रहे हैं, हम लिख लेंगे, इस नॉट को हम इजंट कर देंगे, आर नॉट को हम आरंट कर देंगे, वाज नॉट को हम वाजंट कर देंगे, और यहाँ आ जाइए और फिर हम देखेंगे विल नॉट को हम क्या कर देंगे, वॉन्ट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को एकदम से ऐसा लिखा आ जाता है वॉन्ट, और उनको समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है। तो याद रखना ये क्या है, विल नॉट है। क्या है, विल नॉट है। सेल का सेल नॉट, और एक बात और, इन सबको देख लेना, सेल का सेल नॉट, सेलेंट, शुड का शुडंट, डू का डोंट, डज का डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, कुड नॉट का कुडंट। यहां पर हम देखें, लेकिन कैन नॉट का जो कैंट बनता है वो कैसे। एक और इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि यहां पर था वैसे ही यहां पर आप याद रखना, कैन नॉट। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप कैन और नॉट अलग अलग वर्ड लिख दें तब यह क्या है, गलत है। कैन नॉट हमेशा एक सिंगल यूनिट के जैसे यूज होता है, तो आप इसको क्या लिखना, कैन नॉट ही लिखना हमेशा। और इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है कांट, मतलब इसमें डबल एन मत लिख लेना ऐसा कि कैन का एन आ गया,
नॉट का एन और टी ऐसा लिखते हैं, नहीं कैसा लिखना है इसको, ऐसे लिखना है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें जैसे बिल का बिल नॉट का वांट बनता है, यह बच्चों को पता नहीं होता है। कैन नॉट एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, तो यह बच्चों को पता नहीं होता। यह कंप्लीट होता है, ये एक सिंगल यूनिट होती है। क्या होती है? यह एक सिंगल यूनिट होती है। बात समझ में आ गई हो तो यहाँ हम अप्लाई करें। इनके नेगेटिव बनाना है आपको, तो जैसे इनके नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, इनके नेगेटिव प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करें, कैन मीसा नॉट स्पीक बंगाली, एक तो आपके पास ये है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कांट मीसा स्पीक बंगाली। यहां पर आप क्या करेंगे, अब देखिए एक यहां पर दिक्कत हो गई। आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपने क्या कर दिया, कैन और नॉट को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। यही गलती आप वहां पर कर देंगे। यह तो सही हो गया, लेकिन यह नहीं हो पाएगा। अगर यह नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है, आप इसको लिख ही नहीं पाएंगे। आप अगर इसको लिख नहीं पाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसमें एक ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा, वो क्या होगा, यह। अगर आपको क्वेश्चन करना है, अदरवाइज नेगेटिव बनाने हैं तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो फिर आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें बंगाल लिख लेना, यहां आ जाइए। इसका क्या बनेगा, सीधा लिख लो, आई वॉन्ट टीच यू टुमारो। मैं कल आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे एक चीज और पढ़ते हैं। ठीक है, यह बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? ये चीजें अच्छे से उतार लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना अपना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से आप इनको रिवाइज कर पाए और बार बार इनको देख पाए। क्लियर? चलिए अब हमें एक और, हमारा जो सेंटेंस का पार्ट चल रहा था, अब हमारे लिए उसकी थर्ड कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करना था, जो कि क्या होते हैं, इंपेरेटिव वर्ब होते हैं। मैंने YouTube पर सर्च किया और बहुत सारी जगहों पर देखा, किसी ने भी इंपेरेटिव सेंटेंस को डिटेल में डिस्कस नहीं कराया। और मुझे लगता है कि लैंग्वेज के जो टफेस्ट पोर्शन में से आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं या ट्रिकी होते हैं, वो हमारे इंपेरेटिव भी ही होते हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो या पैसिव से एक्टिव बनाना हो, तो आप खुद बताइए आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन सेंटेंस में जाती है? आपका आंसर होगा सर इंपेरेटिव वर्ब में जाती ही है। क्योंकि वो क्या है, थोड़े से कंफ्यूजिंग है नहीं, क्योंकि कोई हमें बेसिक पढ़ाया ही नहीं। अगर हमें बेसिक पता हो, हमें चीजें पता हो किस तरीके से होती हैं, तो हम उनको बहुत इजीली कर पाए। चलिए यहाँ आ जाइए, हम क्या देखेंगे, हमारे इंपेरेटिव वर्ब। अब इनमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, यू होता है, अंडरस्टूड होता है। हम उसको यूज नहीं करते, क्योंकि यह जो वार्तालाप होती है वह वक्ता और श्रोता के बीच में होती है। वक्ता या श्रोता के बीच में से, मतलब वक्ता का मतलब स्पीकर और लिसनर के बीच में होती है। ये जो बोलने वाला है वो हमेशा किससे बोलेगा, सुनने वाले से। अगर वो सुनने वाले से बोलेगा तो वो हमेशा उसका ही नाम यूज करेगा, और लिसनर हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में कौन होता है, यू। तो इसी कारण से जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, यू, और हिंदी में होता है आप या तुम। तो यहां देखें, कंप्लीट द वर्क फास्ट, कंप्लीट द वर्क फास्ट। तो यहां पर यू है लेकिन वो अंडरस्टूड है। आप इस सेंटेंस को ऐसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, यू कंप्लीट द वर्क फास्ट, यू कंप्लीट द वर्क फास्ट, जो कि यू इसमें छुपा हुआ है। यहां पर आ जाइए, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यह भी एक बहुत अच्छी बात है। यह जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए, कंप्लीट द वर्क फास्ट, यहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा क्या यूज करेंगे, डू ही यूज करेंगे। यहाँ पर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो वो क्या करेंगे, आप डू ही यूज करेंगे। तो क्या आएगा आपका, डोंट कंप्लीट द वर्क फास्ट, डोंट कंप्लीट द वर्क सो फास्ट। अब इसका रीजन क्यों है कि डू ही आएगा, आप खुद बताइए, यू के साथ क्या आता है, डू। लो क्या आएगा, डू ही आएगा, डज क्यों नहीं आया। और दूसरी बात, डिड क्यों नहीं यूज किया, डिड यूज क्यों नहीं किया। अरे सर
इन दोनों को प्रेजेंट में ही पॉसिबल हो पाएंगे, ये दोनों एक ही समय पर क्या हो पाएंगे, प्रेजेंट हो पाएंगे, तभी वो बोल पाएंगे। इस कारण से पास्ट टास्क नहीं बनेगा, ये हमेशा प्रेजेंट में ही चलते हैं। ऑर्डर हो, डिमांड हो, रिक्वेस्ट हो, प्रेजेंट में ही चलती है सर। आमने सामने होना जरूरी है। आमने सामने होंगे तो कब होंगे, जब वो एक दूसरे से बोल रहे होंगे। जब वो एक दूसरे से बोल रहे होंगे तो कब होंगे, वो प्रेजेंट में होंगे। प्रेजेंट में होंगे तो डेट लिखने की जरूरत ही नहीं है। बात आई समझ में? अच्छी बात है, बात आ गई होगी आपको समझ में। अब यहाँ पर देखिए, सोलो द टैबलेट, टैबलेट खा लो। सोलो मतलब गुटक लेना, ठीक है, अंदर कर लेना, निगल लेना। डोंट सोलो द टैबलेट, मैंने क्या बोल दिया, एक ने बोला, मम्मी ने बोला सोलो द टैबलेट, पापा आए बोले नहीं इंजेक्शन लगवा लो। डोंट सोलो द टैबलेट। यहाँ प्लीज कैरी दिस हैवी बैग, प्लीज कैरी दिस हैवी बैग। आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, एक बहुत भारी बैग था, आपने क्या बोला, अपने बाजू वाले से बोल दिया भाई साहब इस बैग को कैरी कर लीजिए। तो उसके साथ वाली जो लड़की थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने उससे क्या बोल दिया, प्लीज डोंट कैरी दिस हैवी बैग, ये मत करो तुम। अरे क्यों करना, दूसरे का बैग क्यों उठाएं, चलो आजा। अब इनमें इंपेरेटिव में भी क्या होता है, हमेशा जो सेकंड पर्सन होता है ना, यू, इसी टाइप का सेंटेंस नहीं बनते। कुछ सेंटेंस हम अलग तरीके से बना लेते हैं जो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए भी होते हैं। सेकंड पर्सन से मतलब क्या, लिसनर जो कि यू होता है। फर्स्ट पर्सन से मतलब स्पीकर जो कि आई और बी होते हैं। इनको हम समझते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड पर्सन वाला। जैसे मैंने क्या बोला, कम हियर, मैंने क्या बोला, कम हियर, तो इसका आप नेगेटिव बनाएंगे क्या, डोंट कम हियर, एज इट इज। सिट डाउन, डोंट सिट डाउन। यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। यहां पर ओनली ऑन, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे सेकंड पर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन की, जो कि हमारा क्या है, यू है। यहां पर आ जाए, यहां पर मैंने क्या लिखा, लेट अस। क्या कर रहे हैं आप, लेट अस कर रहे हैं। आपने क्या किया, सजेस्ट किया। और जब आप सजेशन कर रहे हो, जैसे आपका एक 10 लोगों का ग्रुप है, आपका क्या है 10 लोगों का ग्रुप है, उनने क्या डिसाइड किया, बहुत देर से बाइकिंग पर वो मतलब बाइक से जा रहे थे, जाते जाते थक गए, तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि चलो कहीं खड़े हो जाते हैं। तो उन सब ने में से किसी एक ने क्या बोला, लेट अस स्टैंड हियर, चलो यहाँ खड़े होते हैं। क्या बोला उसने, चलो यहाँ खड़े होते हैं, चलो हम यहाँ क्या होते हैं, खड़े होते हैं। अब उन्हीं में से और दूसरे ने बोल दिया क्या, नहीं भाई साहब ये एरिया डाकुओं का है, यहाँ पर बहुत खतरा है, तो हम क्या करें, लेट्स अस नॉट स्टैंड हियर, हमें यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक है। तो यह यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन। कैसे पता चला, ये लिखा है, क्या लिखा है, लेट अस लिखा है। ये क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है या सजेशन दे रहा है। तो सजेशन हम अपने आप को दे रहे हैं, हमारा पूरा जो ग्रुप है उसको या अपने आप को। लेट मी फॉरगेट इट, जैसे आपका एक फ्रेंड था, वो आपके सामने खड़ा था, अब आपको उससे लड़ाई हो गई, विवाद हो गया। अब आप क्या, वो आया, फिर से आया, भाई साहब यार सॉरी गलती हो गई है वो, तो आपने उससे क्या बोला, सबसे पहले मुझे कल की बात को भूल लेते। सबसे पहले तो लेट मी फॉरगेट इट, लेट मी फॉरगेट इट, सबसे पहले मुझे उस बात को भूल लेते। ठीक है, यहाँ पर आप खुद ही क्या है, लेट वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आप क्या कर रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं कि क्या करना है आपको, कल की बात को भूलना है। तो यह भी किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इंपेरेटिव में। तो फिर आप, अब वही दोस्त आपका क्या कर रहा है, आपको उस बात को इग्नोर करा रहा है, बुलाने की कोशिश करा रहा है कि रहन दो भाई, क्यों फालतू में कलेश करें। तो क्या हो गया, लेट मी नॉट फॉरगेट इट। तुमने उससे क्या बोला, नहीं भाई मुझे इस बात को भूलना नहीं है, मैं तो उसका बदला लूंगा, करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, यहां आ जाओ। एक बात और, जो लेटस होता है ना, इसका कॉन्टेक्टेड फॉर्म होता है लेट्स। अगर कभी भी ऐसा लिखा आ जाए तो इसकी मीनिंग लेटस होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये टर्म ना हमेशा यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे। यही बेसिक कहलाता है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल बेटा। रियलिटी यही है, यही कहलाते हैं फंडामेंटल। यही छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें जो हमें कंफ्यूज करें, वो भी हमें पता हो। यह मेरी गारंटी कि मैं आपके लिए छोटी से भी छोटी माइन्यूट चीज भी अगर कहीं होगी तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब इसका आपको नेगेटिव बनाना है, लेट मी नॉट फॉरगेट इट। आप एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, वही सेम तरीका, डोंट लेट मी फॉरगेट इट। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात वही है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, डोंट
लेट अस स्टैंड हियर। मीनिंग सेम, चाहे यह चाहे यह। तो बात आपको समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अगर हमारा सेकंड पर्सन हो तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, ऑर्डर, डिमांड, रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम सजेस्ट करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं या अपने आप को सेल्फ एग्जामाइन करते हैं। तो वो भी हमारे इंपेरेटिव की ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट अस या लेट मी के साथ हमें यूज करना है, इस लेट वर्ब के साथ हमें यूज करना है। क्लियर सर? आगे देखते हैं एक छोटा सा थर्ड पर्सन के बारे में भी, एक या दो एग्जांपल हम यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, ये अब हमारा थर्ड टाइप का है, जो कि हमारा है थर्ड पर्सन वाला। अगर थर्ड पर्सन ही, सी, दे या टॉक्ड अबाउट, अगर हम इनको लेट देम गो, मतलब हम इनको जाने दें या हम इनको अलाउ कर दें या ये परमिशन मांगे और हम उनको क्या कर दें, परमिट कर दें, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं, आपको वही सेंटेंस बताकर आपको क्लियर कर देते हैं, बट सारी चीजें नहीं बता पाते। तो वो ये है, लेट देम गो बाय ट्रेन, डोंट लेट देम गो बाय ट्रेन। हम इनको क्या कर रहे हैं, जैसे लेट देम गो बाय ट्रेन, चलो उनको ट्रेन से जाने दें हम। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं हम थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए आपको हमेशा यूज क्या करना पड़ेगी, वर्ब, वो क्या होगी, लेट। जैसे अलाउ देम, यू शुड अलाउ देम, इनमें हमेशा सब्जेक्ट यू ही है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी क्या है, यू ही है। तो वहां पर भी, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू शुड अलाउ देम टू गो बाय ट्रेन। अगर आप इसका रियल मीनिंग निकालना चाहें तो इसकी रियल मीनिंग क्या होगी, यू शुड अलाउ या परमिट देम टू गो बाय ट्रेन। सर ये मीनिंग है इसकी। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने से अच्छा है हम क्या बोल रहे हैं, लेट देम गो बाय ट्रेन, चलो उनको ट्रेन से जाने दें। या फिर हम इतना बोले, यू शुड अलाउ देम टू गो बाय ट्रेन। तो सर इन्हीं चीजों को, लैंग्वेज को छोटा करने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारे लिए चीजों को कम बोलना पड़े। अब यूज आपको पता है कि अगर आप किसी को ऑर्डर करें, डिमांड करें, रिक्वेस्ट करें, सजेशन करें, एडवाइस करें, तो वो हमेशा कौन होगा, आपका सुनने वाला, लिसनर होगा। अब अगर आपको लिसनर को ऐसा बोलना है तो लिसनर आपके सामने होगा, तो फिर यू क्यों बोले। इन्हीं चीजों को कम करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के यूज करते हैं। यही रीजन है, लैंग्वेज हमेशा क्या होती है, इजी बनानी होती है। तो वही रीजन है यहाँ पर सर। अब इसका जैसे हमने क्या बनाया, नेगेटिव बनाया, डोंट लेट देम गो बाय ट्रेन, या फिर हम इसी का नेगेटिव बना दें क्या, लेट देम नॉट गो बाय ट्रेन। तो इसके दो तरीके से नेगेटिव बन सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो आज की वीडियो में हमने सीखा हमारे जो रिमेनिंग पार्ट थे वो, और हमने काफी डिटेल में सीखा। अब आपको पता होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, वो सिंपल होते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट वीडियो थी उसी में क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम आएंगे सेंटेंस के पार्ट पर, जो कि सेंटेंस का जो हम अब की बार क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे हम उसके स्ट्रक्चर बेसिस पर। अभी हमने पढ़ा क्या, फंक्शनल बेसिस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मन करे ना भाई तो सब्सक्राइब कर देना जरूर। ठीक है, आज के लिए बाय, मिलते हैं कल।